अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, सोहेल वड़ाई साहब ने एक और कॉलम लिखा है। कल उन्होंने कॉलम लिखा था कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ पहली मुलाकात, आज एक दफा फिर कॉलम लिखा है और ये कॉलम उन्होंने इमरान खान साहब के नाम लिखा है। पहले उन्होंने इमरान खान को धमकाया है, बकायदे से डराया है कि खान साहब मारे जाओगे, बिल्कुल खत्म कर दिए जाओगे, और दूसरे कॉलम के उसी दूसरे हिस्से में जाकर उन्होंने खान साहब के सामने हाथ जोड़े कि खान साहब बराए मेहरबानी बख्श दें, आगे बढ़ें, किसी तरह से निजाम की जान छोड़ दें। बहरहाल ये कॉलम पढ़कर आपके सामने रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, बुनेर खैबर पख्तूनख्वा हमारा सुबह उजड़ गया, हमारे दिल का टुकड़ा उजड़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा में मौत का राज है। बुनेर में खाली 200-250 बंदूकें अभी तक जाने चली गई हैं। बुनेर से एक दोस्त बता रहा था कि कब्रें खोद खोद कर हमारे हाथों में छाले पड़ गए। वो कह रहे थे जगह कम होगी, बंदे कम पड़ गए कब्रें खोदने के लिए। फ्लैश फ्लड, क्लाउड बस्ट और एक तूफान है वहां पर आया हुआ है। गंडापुर की गवर्नमेंट ने तकरीबन 3.5 अरब रुपए उन्होंने फौरी तौर पर दे दिए हैं और उन्होंने कहा जनाब फिलहाल तो इसके ऊपर कामकाज शुरू करें, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर तबाह हो गया है। जो पब्लिक वेल्थ है वो बर्बाद हो गई है। स्कूल, कॉलेजेस, बिजली, खंबे, सड़कें, तबाही और बर्बादी वहां पर हो गई है। समात मुतासिर हुआ है। मालाकंड डिवीजन, वो बहुत सारी जगह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो बैडली वर्स्ट तरीके से हिट हुई है, लेकिन बुनेर सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है, जहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल कोलैप्स, फ्लैटन हो गया है। पूरे का पूरा बुनेर फ्लैटन हुआ नजर आ रहा है। इंशाल्लाह कल जाएंगे, वहां से रिपोर्ट करेंगे और दिखाएंगे, और बड़ी दर्दनाक तस्वीरें हैं, कहानी है जो कि बुनेर की वहां से सामने आ रही है। पाकिस्तानी फौज अभी तक रेस्क्यू में मसरूफ है, लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचा रही है। फिर और बाकी जो रेस्क्यू के इदारे वो काम कर रहे हैं। विफाक और तमाम तरह हुकूमतें केपीके गवर्नमेंट के साथ हैं। ये टाइम केपीके को लेकर पॉलिटिक्स करने का नहीं है, सियासत करने का नहीं है, किसी भी तरह की कोई बातचीत करने का नहीं है। इस वक्त उन सबको गले लगाने का वक्त है। बड़ा मुश्किल टाइम है खैबर पख्तूनख्वा पर, बड़ा मुश्किल टाइम है वहां पर जो नेचुरल डिजास्टर से लोग हिट हुए हैं। आज की अखबार ये बड़ा वादे कर रही है कि ये ऐलान कर दिया गया है और बाकायदा से फोरकास्ट किया गया है कि आज से जो नया मानसून का स्पेल शुरू हो रहा है ये पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है। लिहाजा 25 तारीख तक ये स्पेल चलेगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ जगहों में फ्लडिंग होगी, खौफनाक किस्म की फ्लडिंग होगी। इससे बचने का वाहिद तरीका अर्ली अलार्म्स हैं और कोई तरीका नहीं है। आपको कोई इस वक्त चीज बचा नहीं सकती, सिर्फ आपकी अपनी सोच समझ, आपकी हिकमत आपको बचाएगी, या इदारों या हुकूमत के साथ ताउन आपको बचाएगा। इस वक्त जो आपको कहा जाए जरूरी सामान पकड़ें और साइड पर हो जाएं, अपनी जिंदगियां महफूज रखें। आपकी जिंदगी बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जमीनें भी आ जाएंगी, घर भी बन जाएंगे, सड़कें भी बन जाएंगी, खंबे भी लग जाएंगे दोबारा से, लेकिन आपकी जिंदगी महफूज रहनी चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। बड़ी बुरी एक क्लाइमेट की वजह से एक बहुत खौफनाक किस्म का डिजास्टर है जो कि जन्म ले रहा है। अब नाज़रीन, सोहेल वड़ाई साहब ने एक कॉलम लिखा है। कल जो उन्होंने कॉलम लिखा था उसके अंदर ज़ाहिर एक एनालॉजी सामने रखी गई थी कि जहां पर कहा गया था कि जिन्होंने माफी मांग ली वो फरिश्ते हैं और जिन्होंने माफी नहीं मांगी वो शैतान है। अच्छा, एक तो पाकिस्तान के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच उस तरह से नहीं है, बड़ी मुश्किल से घुटन से बोला जाता है, लेकिन फिर भी आवाजें बोली हैं, खुलकर बोली हैं, और उसका जो एक पब्लिक इंपैक्ट था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पड़ा है। लोगों ने इसके ऊपर बड़ा सख्त तरीन रद्द-ए-अमल दिया है, इसको डाइसेक्ट किया है, इसके मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू और बातचीत की है और उसको इनकम्प्लीट या इनकंक्लूसिव गुफ्तगू बहरहाल सोशल मीडिया पर करार दिया गया है। फिर नाज़रीन, एक और एनालॉजी सोशल मीडिया पर सामने आई है कि जनाब अगर ये वन विजेस ऑल है, यानी एक बंदा और उसके सामने सारे खड़े हैं, या एक बंदे को शैतान कहा जा रहा है, बाकी सारे फरिश्ते हैं, तो फिर यहां पर तो दुनिया की तारीख एक ऐसे वाक़े की भी शाहिद है कि जिसने दुनिया की तारीख बदल दी थी, जिसने रेजिस्टेंस की एक तारीख कायम कर दी थी, जहां पर एक तरफ यजीद और पूरा निजाम था और दूसरी तरफ इमाम हुसैन थी। तो वन विजेस ऑल की एनालॉजी, और फिर इस्लामी तनाजुर में कहीं पर भी ये हो नहीं सकती। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, सियासत है, और हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। इदारों ने, एस्टेब्लिशमेंट ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, जर्नलिस्टों ने, साथियों ने, इंटेलिजेंसिया ने, आम लोगों ने, ये सब ने मिलकर इस मुल्क को आगे लेकर जाना है। ये कलेक्टिव एक स्ट्रगल है। ये कोई भी इदारा, कोई भी एस्टेब्लिशमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज, कोई भी साफी, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, कारोबारी, कोई भी बंदा अकेला इसे आगे नहीं लेकर जा सकता। ये हम सब की कलेक्टिव एफर्ट होगी, ये मुल्क तभी जाकर आगे बढ़ेगा। लेकिन नाज़रीन, जब एक तरफ हम देख रहे हैं कि अखबार ये कह रहा है कि जनाब आज स्टॉक मार्केट फिर मार्स की तरफ चली गई है, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो मूडीज की रेटिंग्स आई हैं उसमें पाकिस्तान कदरे बेहतर हुआ है, उसकी सेलिब्रेशंस की जा रही हैं, जहां पर कहा गया जा रहा है कि पाकिस्तान संभल रहा है, जहां पर कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ न्यूट्रलाइज हो गई, इमरान खान खत्म हो गया, पार्टी फ्लैटन कर दी गई, पार्टी को फारिग कर दिया गया है, उधेड़ दिया गया है, बर्बादी हो गई है, खान इररिलेवेंट हो गया है, हिस्ट्री बन गया है, तारीख बन गया है, फिर क्यों जरूरत पड़ी सोहेल वड़ाई साहब की? ये सोहेल वड़ाई साहब जो कुछ लिख रहे हैं ये बड़ा ऑब्वियस है, थड़े के ऊपर बैठा हुआ बंदा भी समझ रहा है कि ये जाहिर है उनसे कहलवाया जा रहा है, उन्हें इजाजत दी गई है, उन्हें कहा गया है कि इस तरह से लिखें, इस तरह से चीजों को आगे लेकर जाएं। तो क्यों जरूरत पड़ी कि सोहेल वड़ाई साहब से इस तरह के कॉलम्स लिखवाए जाएं? और ये सब सिलसिला है जो कि शुरू हुआ है
2 घंटे की मुलाकात थी। याद रखिएगा, 2 घंटे की मुलाकात का मतलब ये कम से कम 10 से 15 कॉलम्स, कम से कम 10 से 15 आर्टिकल्स जो कि वड़ाई साहब लिखेंगे, और ये आपको आहिस्ता आहिस्ता करके चीजें सामने आती जाएंगी, और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के ऊपर डेली बुनियादों पर इनका असर होगा और इनका इंपैक्ट होगा, जो कि आने वाले टाइम में आपको नजर आएगा। जब सब कुछ हंकी डोरी है, सब कुछ ठीक है, सेलिब्रेशन हो रही है, पटाखे फट रहे हैं, तो फिर क्यों जरूरत पड़ रही है कि वड़ाई साहब से कॉलम लिखवाए जाए और एक डेस्परेशन जाहिर की जाए कि जिस तरह वड़ाई साहब लिख रहे हैं कि खान साहब बराए मेहरबानी को हल निकालें, माफी मांगे या फिर किसी तरह से सुलह करें, लेकिन इसका सोल्यूशन निकालें। उसकी वजह यह है कि नादरीन, हबीब अकरम साहब ने रात को एक प्रोग्राम किया है, और हबीब अकरम साहब ने अपने प्रोग्राम में पाकिस्तान के मुस्तनद जर्नलिस्ट है, साफी, मोस्ट रेप्यूटेड शख्सियत है, उन्होंने कहा कि इमरान खान से मेरी मुलाकात हुई थी। उस मुलाकात में इमरान खान ने मुझे 6 बातें बताई थी। 5 बातें मैंने आपको पहले बता दी थी, छठी में मैंने उस वक्त नहीं छठी इस वक्त बता नहीं सकता था, लेकिन आज मैं आपको बताता हूं। इमरान खान ने मुझे यह कहा था कि 10 सालों का प्लान होगा। शेरी खान, ये खेल शुरू होने से पहले वो बंदा जानता था, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ था इमरान खान। जबान पार की मुलाकात का वो जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान ने उस वक्त मुझे यह कहा था कि 10 सालों का प्लान होगा, इस प्लान में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। उन्होंने ISF SIFC, बल्कि SIFC का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि इस तरह का एक इदारा बनेगा जो कि मईशत को कंट्रोल करेगा। SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जो कि ब्रेन चाइल्ड है पाकिस्तान की प्रोमिनेंट और ताकतवर तरीन शख्सियत का। तो यानी खान पहले बता चुका था कि जनाब ये प्लान। तो ये जो सारा कुछ हो रहा है नाज़रीन, इसमें अगर कोई बंदा एक कदम आगे चल रहा है तो वो इमरान अहमद खान न्यादी। सोहेल वड़ाई साहब ने कल ये कहा कि जनाब 10 सालों तक मुल्क तरक्की करेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, 10 सालों का प्लान है, फील्ड मार्शल साहब के पास पूरा हिसाब किताब मौजूद है और ये मुल्क तरक्की करेगा, और इमरान खान के पास माफी के अलावा हल ही नहीं है, नहीं तो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो उनके साथ मौजूद है। अब आज जो उन्होंने कॉलम लिखा ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन आज के कॉलम के बाद नादरीन आपको बताएंगे कि यही सोहेल वड़ाई साहब जनरल बाजवा साहब के बारे में क्या लिखते रहे, जनरल फैज साहब के बारे में क्या लिखते रहे। आप हैरान रह जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे कि ये वड़ाई साहब उस वक्त क्या लिखते रहे और आज क्या कह रहे हैं। पहले आपको कॉलम पढ़कर सुनाते हैं कि वड़ाई साहब असल में आज के कॉलम में जो लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। अच्छा, वड़ाई साहब ये लिख रहे हैं कि मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804, यानी खुद को मुसाफिर कह रहे हैं और मुखातिब है कैदी नंबर 804 इमरान अहमद खान न्यादी से। वड़ाई साहब ये कहते हैं कि कोई माने ना माने, अपने तहीं तो मुसाफिर खुद को जमहूरी समझता है, यानी खुद को ये जमहूरी कहते हैं, मैं जमहूरी समझता हूं। और आपको जाती तौर पर इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपको जाती तौर पर और साफियों ने इज्तिमाई तौर पर सियासी मसालिहत या मसलहत या बाला जो भी जो एक सियासी रास्ता निकालना होता है या मुक्तदारा से यानी एस्टेब्लिशमेंट से मसालिहत की तजवीज़ पेश की थी, और गुज़श्ता 2-2.5 साल से मसालिहत की रट लगा लगा कर मुसाफिर खुद को शर्मिंदा महसूस कर रहा है। यानी वड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि हमने पहले भी आपको कहा था कि भाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलें दोबारा से, उधर ही जाकर गोद में बैठें, और खान साहब वही आपके पास आखिरी रास्ता है। मैं फिर अभी ये बता रहा हूँ वड़ाई साहब के मुताबिक कि भाई उधर जाएं, बाकी और कोई वोटर सपोर्टर इमाम पब्लिक नैरेटिव बयानियां रेजिस्टेंस सियासत उसूल जमहूरियत ये है ही कोई नहीं। ये वड़ाई साहब लिख रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा मैंने इतनी दफा आपके सामने रट गई, आपने बात नहीं मानी कि अब मैं खुद शर्मिंदा महसूस करता। ना मसालियत की बात मुक्तदारा को अच्छी लगती है और ना ही नून लीग को यह तजवीज़ पसंद आती है, और हैरान कुन तौर पर बहरान का शिकार होने और आपकी 2 साल से जेल में होने के बावजूद किसी को भी यह रास्ता पसंद नहीं आ रहा। रास्ता अब भी वही है, वरना लड़ाई से कभी ना रास्ता निकला है और ना निकलेगा। यानी खान साहब को यह कह रहे हैं कि लड़ाई से कोई रास्ता नहीं निकलेगा। दुरुस्त बात है, लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हम सब ने मिलकर आगे बढ़ना है। हम सब एक दूसरे के ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स बाय ब्रिक्स, यानी हर जगह पर एक जो पाकिस्तान की ब्रिक है ना, वो हर शख्स उसके अंदर एक ईंट का किरदार अदा करता है। आगे वड़ाई साहब लिखते हैं, अब वड़ाई साहब आगे हैं उस धमकी के बाद, कह दीजिए पाकिस्तान की तारीख तजादात से भरी हुई है, माजी के वाकयात से सबक सीखकर ही रास्ता निकल सकता है। मुक्तदारा से सियासतदानों की जंग भी होती रही है और वक्तन फवक्तन सियासतदानों को मुक्तदारा की सरपरस्ती भी हासिल होती रही है। जुल्फकार अली भुट्टो इक़्तिदार में आई तो उन्हें GHQ में बुलाकर ना सिर्फ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया, बल्कि सदर का ताज भी भुट्टो के सर पर रखा गया। उस वक्त वो मुक्तदारा के महबूब रहनुमा थे, मगर जब 1977 में उन्हें इक़्तिदार से उतारा गया तो वो महतूब हो गए। उस वक्त 2 नुक्ताए नजर थे कि जनरल ज़ियाउल हक नॉन पॉपुलर है, 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को हटाकर फौज अपना इक़्तिदार ज्यादा देर बरकरार नहीं रख सकेगी। यह भी ख्याल था कि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना और फांसी देना नामुमकिन है। एक नुक्ता नजर यह भी था कि भुट्टो ज़ियाउल हक से लड़ाई ना करें, खामोशी से जला वक्तनी इख्तियार कर लें और दोबारा अच्छा वक्त आने पर वापस आ जाएं। मगर भुट्टो साहब और उनके जालू का नुक्ता नजर गालिब रहा, जिसके मुताबिक मुहासमत, लड़ाई और सियासी जद्दोजहद ही बेहतरीन रास्ता है। चुनांचे पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते को चुना और नतीजा भुट्टो की फांसी में निकला।
यानी कहा यह गया कि जनरल ज़ियाउल्लाह के सामने भुट्टो नहीं झुका और भुट्टो ने कहा कि अवामी मैंडेट है, मैं अवाम का मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हूं, मैं तारीख के हाथों मरना पसंद करूंगा, जो कि अल्फाज उनके कोट हुए हैं, मैं शर्मिंदगी के हाथों या कंप्रोमाइज के हाथों नहीं मरूंगा। तो वो ये कहते हैं कि जनाब लोग भी ये कहते थे, पीपल्स पार्टी के जाले भी ये कहते थे, तो जनाब रास्ता कोई नहीं निकला और भुट्टो को फांसी दे दी गई, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट इलीगल मर्डर कह रही है। उस वक्त के जो डिक्टेटर थे जनरल ज़ियाउल हक, उन्हें तारीख का एक बड़ा खराब और काला किरदार आज की सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा से फैसला दिया है कि भुट्टो के साथ जुल्म और ज्यादती हुई थी। ना दुनिया भर के लीडरों की अपीलों ने काम किया, ना सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया और ना ही एहतजाजी तहरीक जनरल ज़ियाउल हक को इसके अदवार रोक सकी। 10 साल लग गए जनरल ज़ियाउल हक फिजाई हादसे में जहां भाग हुए, तब जाकर बेनजीर भुट्टो को सियासी रास्ता मिला। बाद नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो की मुख्तलिफ से लड़ाइयां और झगड़े हुए, मगर दोनों ने मुफाहिमत का रास्ता इख्तियार किया। खान साहब वो कह रहे हैं कि बेनजीर भी लड़ी, नवाज शरीफ भी लड़ा, लेकिन सब ने यहां तक लड़ाई नहीं लेकर गए। तजुर्बात ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को सिखा दिया है, वो लड़ाई नहीं करते, वो जनाब उन्हें जो कहा जाता है सर झुका लेते हैं। कल मतीउल्लाह जान साहब कह रहे थे कि कुकड़ बनकर माफी मांग लेते हैं। कह दीजिए सियासी तजादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पर तुले हुए हैं। बज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के जरिए आपको तख्त पर लाकर बिठाया जाए, मगर हकीकत यह है इस बयानिए ने आपको इहरामाल बनाकर आपके सियासी रास्ते मसदूद कर दिए हैं। आओ बका झूठ पर मबनी कहानियों और दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बददुआओं से हालात नहीं बदलते। पीटीआई का ख्याल था कि मुल्क की इक्तिसादी हालत बदल जाएगी, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, जंग में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज हो जाएगी या अदालतों से इमरान खान को कोई इंसाफ मिल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने तमाम तर इल्जाम यूट्यूबर्स के ऊपर लाकर डाल दिया है कि खान साहब यूट्यूबर्स आपको भड़का रहे हैं कि आप रेजिस्ट करें या एहतजाज करें। तो एक तरफ इमरान अहमद खान न्यादी जो ग्लोबल आइकॉन है, जो पाकिस्तान का साबिक प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी 26-27 साल की पॉलिटिकल स्ट्रगल है, 72-73 साल की उम्र में आकर सोडवाल साहब ये कह रहे हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं या यूट्यूब का 10-12 मिनट का वीलॉग है वो इमरान खान को कह रहा है कि तुम रेजिस्ट करो। इमेजिन, सोहेल बड़ाई साहब को इमेजिनेशन को सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे। बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि यूट्यूबर से इमरान खान इतना मुतासिर है कि खान 2-2.5 सालों के से जेल के अंदर पड़ा हुआ है, ना अखबार है, ना टीवी है, ना यूट्यूब है, ना फेसबुक है, और वो ये कह रहा है कि मैं अपने उसूल के ऊपर खड़ा हूं, वोट मेरा था, मेरा मैंडेट चोरी किया गया था। बड़ाई साहब कह रहे नहीं, असल में यूट्यूबर्स आपको भड़का रहे हैं। वो कहते हैं कि जनाब खान साहब ये याद रखें कि ये कहा गया था कि ट्रंप इक्तदार में आएगा तो कैदी इमरान खान की रिहाई यकीनी होगी। ये ख्याल भी गलत निकला। सदर ट्रंप ने यू टर्न को बेहतर समझा और कैदी की रिहाई की अपील के बजाय सयाद के साथ, यानी जिन्होंने गिरफ्तार किया उनके साथ वो बैठ गया। हार से जो तवक्कुआत थी, वो कहते हैं कि जनाब जंग के बारे में भी उन्होंने खैर इसी तरह का जिक्र किया है। मगर यूट्यूबर्स हर शिकस्त के बाद एक नई कहानी तलाश कर आपको मुसलसल जेल में रखना चाहते हैं। यूट्यूबर्स जेल में रखना, कह दीजिए जान है तो जहान है। पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानेहा दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो ये फौरन करके जेल से बाहर निकल आए। बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब भुट्टो की तरह आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, अगर माफी तलाफी का कोई रास्ता है तो करके जेल से निकल आए। और जेल से निकल आए, फिर वो कहते हैं कि कह दीजिए अगर करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहते, माफी तलाफी से काम मुमकिन है तो फौरन ये करके जेल से बाहर निकल आए। अमलियत पसंदी है, तखय्युल परस्ती तो एक लंबी और सबर आजमा जिदोजहद है जो जमहूरी आइडियल्स के लिए की जाती है। आप तो हमेशा मुक्तदर से मिलकर हुकूमत करने को जायज समझते रहे। अब भी आपका इस हवाले से कोई उसूली इख्तिलाफ नहीं है, इख्तिलाफात तो जाती है। इस मुल्क से मुश्किल वक्त से निकले, अपनी पार्टी को मुस्तकबिल के कामयाब गवर्नेंस की तरफ लेकर आए। यानी सोहेल बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि खान साहब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर दोबारा से इक़्तिदार में हैं, क्योंकि आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी खड़े ही नहीं हुए, माजी में भी नहीं हुए, तो अब भी ना खड़े हों, लिहाजा आप निकल आए बाहर और इक़्तिदार में आकर बैठ जाएं। डियर कह दीजिए, आप तो बार बार कहा करते थे कि यू टर्न अच्छे होते हैं, एक यू टर्न और ले लें खान साहब, एक यू टर्न और ले लें, मुल्क की इस्तेकाम के लिए भी ले लें, अगले इंतखाबात तक चुप कर रोजा रख रहे हैं खान साहब, अपना सारा जोर अगले इलेक्शन के लिए, शफाफियत के लिए यकीनी बनाने पर लगा दें। ये डील सबके लिए काबिल कबूल होगी खान साहब, हुकूमत को फ्री हैंड मिलेगा खान साहब, मुक्तदरा के शुबहात दूर हो जाएंगे खान साहब, तहरीक इंसाफ को ना सिर्फ अपने लीडर की रिहाई मिलेगी, पार्लियामान के अंदर काम करने का फ्री हैंड भी मिल जाएगा। डियर कह दीजिए, कोई मुआहदा या हादसा हो जाए तो और बात है, वगरना आपकी मौजूदा हिकमत अमली और यूट्यूबर्स की लीडरशिप में कोई बड़ा सियासी फैसला मुमकिन नहीं है। हकीकत तो यह है कि अब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन आप नहीं हैं, बल्कि वो यूट्यूबर्स हैं जो आपकी पार्टी से आपके नाम से जज्बात से खेलते हैं। ना कोई लीडर उनकी स्क्रूटनी से बाहर है, ना मुक्तदरा, ना हुकूमत, ना मीडिया
اور نہ ہی آپ کا خاندان. آپ عملی طور پر اپنے ہی چاہنے والوں کے یرغمال بن چکے ہیں. قیدی جی کوئی راستہ نکالیں. ڈیئر قیدی جان، بظاہر آپ کی حمایتی نظر آنے والے دراصل اس وقت تارا مسیح کا کردار ادا کر رہے ہیں جنہوں نے بھٹو کو پھانسی دی تھی. آپ آنکھیں کھولیں، دوست دشمن کی پہچان کریں. اپنی رہائی کے راستے میں جو بھی فرد یا شرط حائل ہو وہ آپ کے دشمن ہے، اور وہ ہر شرط یا فرد جو آپ کو رہائی دلانا چاہتا ہے وہ، یعنی وڑائی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب معافی مانگیں، باہر آ جائیں اور باقی چیزوں کو رہنے دیں. دس از واٹ وڑائی صاحب نے اپنے آج کے کالم میں یہ کہا. کل کے کالم میں انہوں نے کہا تھا کہ شیطان ایک طرف ہوتا ہے، اور آج انہوں نے باقاعدہ سے خان کو کہا ہے کہ خان صاحب لٹکا دیے جاؤ گے، نہیں تو معافی مانگو اور آپ کے پاس کوئی اور حل نہیں. پاکستان کا جو نظام ہے اس وقت، اس کی یہ اچیومنٹ ہے کہ انہوں نے انڈیا کو پھینٹی دی ہے، انہوں نے انڈیا سے جنگ جیت دی. ان کی یہ اچیومنٹ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے ریلیونٹ ہو گئے. بہت ساری اچیومنٹس ان کی ٹوکرے میں ہیں اور جن کی وجہ سے یہ مضبوط ہوا ہے. لیکن ناظرین ایک ویلیڈیشن چاہیے اس نظام کو، اور وہ ویلیڈیشن پولیٹیکل فیس سے ہوتی ہے، سیاسی چہرے سے ہوتی ہے، پولیٹکس سے ہوتی ہے. واحد بندہ اس پورے نظام کو ویلیڈیشن دے سکتا ہے وہ عمران احمد خان نیادی. واحد بندہ صرف اس نظام کو، چاہیے نظام 10 سالوں کے لیے چلے، 15 سالوں کے لیے چلے، جتنے عرصے کے لیے چلے، ویلیڈیشن اس کی صرف ایک بندے کے ہاتھ میں، اور وہ عمران احمد خان نیادی. جب تک خان اس نظام کو ویلیڈیشن نہیں دیتا یہ کرپل کرتا چلا جائے گا، یہ ڈیٹیریوریٹ کرتا چلا جائے گا. اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. ناظرین سہیل وڑائی صاحب کے کالم جو انہوں نے ماضی میں لکھے ہیں، کل انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں لکھا کہ ان سے زیادہ بہتر پاکستان کے اندر جرنیل کوئی نہیں آیا، اور بڑی تعریفیں کی انہوں نے، درست کی ہوں گی، چونکہ میری تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی اور میری تو خیر اوقات بھی اتنی نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے بارے میں کیا لکھتے رہے ناظرین، وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سہیل وڑائی صاحب جنرل باجوہ کے بارے میں کہتے تھے کہ بالآخر پاکستان کی پائیدار ترقی کا راستہ ہموار ہو چکا ہے، کیونکہ تاریخ کے طالب علم اور ترقی کے شاہکار جنرل قمر جاوید باجوہ کو مزید 3 سال کے لیے ایکسٹینشن مل گئی ہے. اس فیصلے پر وزیر اعظم عمران خان امریکہ، یورپ اور دنیا بھر کے ممالک سے مبارکباد کے مستحق ہے، کیونکہ اب پاکستان امن اور ترقی کی راہ پر چلے گا. انہوں نے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو امن کی ایکسٹینشن قرار دیا، اور پھر یہ کہا کہ جنرل فیض جسے آج ملٹری کسٹڈی میں ہے اور جس کا کورٹ مارشل ہونا ہے، جس کے خلاف ٹرائل چل رہا ہے، انہیں جنرل باجوہ کا جانشین کہا تھا. نہ صرف جانشین کہا تھا بلکہ یہ کہا تھا کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض مل کر پاکستان کو، جنرل فیض بھی اگر اسی طرح سے ترقی کو آگے لے کر جائے، اس مزید ڈگر پر چلے، تو اگلے 6 سالوں میں پاکستان یا تو ہانگ کانگ ہوگا یا تو پھر ملائیشیا ہوگا. یہ میرے وڑائی صاحب آج سے 2019 میں وڑائی صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان یا تو ملائیشیا ہوگا یا تو ہانگ کانگ ہوگا، کیونکہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض ملک کو اونچائیوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں. تو 6 سالوں کے بعد 2025 میں ناظرین، 2025 میں وڑائی صاحب ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور 10 سال کا معاشی پلان موجود ہے، اور وہ معاشی پلان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے. ہماری زمینوں کے نیچے خزانے. We need a political consensus now. A political consensus. That's it. سب پارٹیز مل کر، اسٹیبلشمنٹ مل کر، پورا نظام مل کر، عوام مل کر، سول سوسائٹی مل کر، we need a political contract جس سے یہ ملک آگے بڑھے گا. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.